एक ट्रक हादसे में कमला का पति इस दुनिया से चल बसता है, जिसके बाद कमला ने अकेले ही अमीर लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करके अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें बड़ा किया। ऐसे ही एक दिन, माँ, अब हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना होगा। गांव में अच्छे कॉलेज नहीं है। हाँ मेरी बेटियों, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं और कुछ खेत भी गिरवी रखे हैं। तुम दोनों आराम से शहर जाओ। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना और मन लगाकर पढ़ाई करना। और जब अच्छे पैसे कमाने लगोगी तब यहाँ आना। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जब मेरी बेटी करोड़पति बनेगी और मैं सर उठाकर इस गांव में चलूंगी। माँ, चिंता मत करो, आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। माँ, आपने हमारी पढ़ाई के पीछे जितने भी पैसे खर्च किए हैं और आपने जो जो गहने बेचे हैं, हम वो सब आपको सूद समेत दिलवाएंगे। हाँ मेरी बेटियों, मैं जानती हूँ। अपनी बेटियों को मैं इस काबिल बनाऊंगी कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होगा कि भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। माँ, हम ही तुम्हारे बेटे हैं और हम ही तुम्हारी बेटियाँ। अच्छा चलो, बहुत हो गई बातें। अब मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ और सर्च कर लेती हूँ शहर में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। इतना बोलकर पूजा और रजनी फोन में अच्छे अच्छे कॉलेज देखने लगती है। वो दोनों बहुत जल्द शहर में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। अपनी बेटियों के जाने के बाद गांव में कमला अकेली हो जाती है और हर दिन अपनी बेटी के फोन का इंतजार करती है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है, उसकी बेटियों का फोन आना बंद हो जाता है और देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। कमला बहन, 6 साल हो गए, पर तुम्हारी बेटी शहर पढ़ाई करने जो गई उसके बाद मुड़ कर नहीं आई। अब तो उन्होंने फोन करना भी बंद कर दिया है। क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती अपनी बेटियों की? क्या बताऊं बहन, फिक्र तो बहुत होती है, पर ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे देती हूँ कि वो अपना करियर बनाने में व्यस्त है। शायद उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो अपनी माँ को याद कर सके। बहन, अब के लोगों ने तो बेटों से उम्मीद ही छोड़ दी है और बेटियों पर विश्वास किया, पर अब तो ऐसा समय आ गया कि बेटियां भी साथ नहीं दे रही। पर बहन, मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं। वो सच में अपना करियर बनाने में बिजी है। वो दोनों अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती है और करोड़पति बनना चाहती है, और मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहती। इसलिए मैंने खुद बोला है कि तुम अपना पूरा फोकस अपने करियर पर करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटियां मुझे लेने जरूर आएगी। कमला कविता से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अपने बॉयफ्रेंड अंकित के साथ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी बेटी आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है। मेरी बेटी, तुझे आ गई अपनी माँ की याद? तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। रजनी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। और ये लड़का कौन है तेरे साथ? माँ, ये अंकित है, तुम्हारा होने वाला दामाद। मैंने और अंकित ने मिलकर अपना एक बिजनेस डाला था और हमारा वो बिजनेस इतना अच्छा चला है कि आज हम करोड़पति बन चुके हैं। और रही रजनी की बात, तो उसने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई बिजनेस डाला था, और जब से उसने बिजनेस डाला तब से तो वो अपनी बहन को भूल ही गई। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो शहर में कहाँ रहती है, पर मैं तो यहाँ आपको लेने के लिए आई हूँ। अब चलो, मेरे साथ शहर चलो। कमला बहन, तुम ठीक कहती थी, भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। सही कहा बहन तुमने। बेटी के साथ साथ तो मुझे हीरे जैसा दामाद भी मिला है। बेटा, मैं अभी सामान पैक करती हूँ। तुम बस मुझे बता दो कि तुम मुझे अपने साथ कब ले जा रही हो। बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी बेटियों से बातें नहीं की, उन्हें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। ओह माय गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है और इस कच्चे मकान में कैसे मेरी पूजा ने पढ़ाई की होगी। वेल आंटी जी, हम आज ही जा रहे हैं। आज हमारी फ्लाइट है। आप जल्दी से सामान पैक कर दीजिए।
इस तरह अंकित और पूजा कमला को अपने साथ शहर ले जाते हैं और शहर जाकर कमला अपनी बेटी का घर देखकर हैरान हो जाती है और बहुत जल्द अपनी बेटी की शादी अंकित से करवा देती है। पर शादी होने के बाद ही पूजा का बर्ताव अपनी माँ के लिए बदलने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अंकित यार, मैं बिजनेस संभालूं या घर? कैसी मेड रखी है तुमने, कभी टाइम पर नहीं आती। अरे यार, अगर तुम्हें उस मेड से इतनी ही प्रॉब्लम है तो निकाल दो ना उसे। हम दूसरी मेड रख लेंगे। नौकरों की कमी है क्या हमारे घर में? तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। माँ, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया और यहाँ के नौकरों को खाना बनाना ही नहीं आता। किचन का काम तुम संभाल लोगी क्या? वैसे भी तुम पूरे दिन अकेले घर में बोर होती रहती हो। घर के काम करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी मैं अकेली ही तो पूरे दिन घर में रहती हूँ। तू तो अपने दफ्तर चली जाती है। तेरे पीछे मैं अकेली हो जाती हूँ। इसलिए तू आराम से जा, मैं रसोई का सारा काम संभाल लूंगी। कमला अपनी बेटी के बात खुशी से मान लेती है, पर पूजा तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके ऊपर अमीरी का भूत सवार था। अब वो अपनी माँ को माँ नहीं समझती और नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। बेचारी कमला हमेशा घर में अकेली रहती और रात को जब पूजा अंकित के साथ घर आती तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी माँ पर निकाल देती, जिस वजह से अब कमला अपना एक एक दिन घुट घुट कर जी रही थी। ऐसे ही एक दिन कमला मार्केट जाती है, जहाँ वो अपनी बेटी रजनी को विवेक नाम के एक लड़के के साथ देखती है। रजनी को देखते ही कमला उसके पास जाती है और आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, रजनी, तू भी इसी शहर में है और फिर भी मुझसे कभी मिलने नहीं आई। क्या तुझे अपनी माँ की कभी याद नहीं आई? एक बार फोन ही कर लेती। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कौन हो तुम? मेरी कोई माँ नहीं है। मैं तुम जैसी गरीब औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़कियों को देखते ही तुम गरीब औरतें उन्हें अपनी बेटी बुलाने लगती हो। चलो विवेक यहाँ से, मैं इस औरत को नहीं जानती। इतना बोलकर रजनी विवेक का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। रजनी की ये बातें सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो वहीं रात को पूजा घर आकर फिर से अपनी माँ पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। माँ, तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? अगर नहीं होता तुमसे कोई काम तो वापस गांव चली जाओ। मैं तुम्हें पाल नहीं सकती। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इन पैसों को कमाने के लिए मैं और मेरा पति दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल ही अपना सामान लेकर गांव वापस चली जाऊंगी। ये शहर, अमीर दो बेटियां, ये मुझे नहीं भा रही। शायद मैंने गलती करी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर। आज जब वो करोड़पति बन गई है तो उनके लिए उनकी माँ बोझ बन गई है। कमला रोती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सारी रात रोती रहती है। और अगली सुबह होते ही कमला अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी दरवाजे पर विवेक आता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कमला से कहता है, मैं नहीं जानता कि आप रजनी की माँ हैं या नहीं। कल जिस तरह से आपने उससे अपनी बेटी कहा, मुझे लगा कि आप ही उसकी माँ हैं। प्लीज़ अपनी बेटी को बचा लीजिए। आपसे मिलने के बाद हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। रजनी की हालत बहुत बुरी है। अस्पताल में खून भी नहीं है और हम में से किसी का भी ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा। आप उसकी माँ है, आपका ब्लड ग्रुप जरूर मैच हो जाएगा। कौन हो बेटा तुम? किसकी लड़की की बात कर रहे हो? ना तो ये घर मेरी बेटी का है और ना ही जिससे मैं कल मिली थी वो लड़की मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती इन करोड़पति लड़कियों को। और वैसे भी इनकी रगों में मेरा खून नहीं, उनके पैसे दौड़ रहे हैं। फिर से पूछ कर आओ डॉक्टर से, उसे खून की कमी है या पैसों की। क्या पता थोड़ा सा नुकसान हो गया हो तो पैसों की कमी हो गई हो, और अगर खून की कमी हो तो खरीद लेना। वैसे भी पैसों से तो मेरी दोनों बेटियों ने घर, बंगला सब खरीद लिया है। माँ कौन सी बड़ी बात है, वो भी पैसों से ही खरीद लो।
माँ जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, पर मैं कल के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कल जब रजनी ने आपसे बदतमीजी करी, मुझे उसी वक्त रजनी को समझाना चाहिए था। माँ जी, आपकी बेटियां भले ही बदल गईं, पैसों की लालच में अंधी हो गईं, पर आप तो उनकी माँ है ना। माँ का दिल तो कोमल होता है, ना कि पत्थर का। माँ, विवेक बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी माफ कर दो। पैसों के लालच में आकर मैं अंधी हो गई थी। पैसों के घमंड में मैं पागल हो गई थी। मैं भूल गई थी कि आज हम दोनों बहन जो करोड़पति है, वो सब आपकी देन है। प्लीज माँ, रजनी को बचा लो और हमें छोड़कर मत जाओ। हमें आज भी आपकी जरूरत है। अपने बच्चों की बातें सुनकर कमला का दिल पिघल जाता है और वो रोती बिलखती विवेक के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां वो अपनी बेटी को खून देती है और वहीं से गांव जाने लगती है। पर जब रजनी को होश आता है और उसे सच का पता चलता है, तो रजनी बिस्तर से लड़खड़ाती हुई उठती है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोती हुई उससे माफी मांगती है। माँ, अब भी मुझसे नाराज हो? हम दोनों बहनों को माफ कर दो। हमने अपना सपना तो पूरा किया, पर करोड़पति बनने के बाद हम आपका सपना भूल गए, अपना वादा भूल गए। माँ, तुमने आज अपनी बेटी को फिर से नया जीवन दान दिया। अब तुम्हारी रजनी पुरानी रजनी नहीं रही। हम दोनों बहनें आपसे वादा करती है कि जैसे आपने हमारा सपना पूरा किया, वैसे ही अब हम आपका सपना पूरा करेंगे। आप गांव में सर उठाकर चल सकोगी और गर्व से कहोगी कि आपकी 2 करोड़पति बेटियां हैं। अपनी बच्चों की ऐसी बातें सुनकर कमला अपनी दोनों बेटियों को माफ कर देती है और बहुत जल्द रजनी ठीक हो जाती है, जिसके बाद कमला अपनी दोनों करोड़पति बेटियों के साथ गांव जाती है, जहां कमला की दोनों करोड़पति बेटियों को देखकर सब कमला की वाहवाही करते हैं। मधुमती अभी तक अपने पति को कई बार आवाज लगा चुकी थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मधुमती ने अभी एक दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, इनकी इस आदत में परेशान हो गई हूँ। कभी भी जवाब नहीं देते। अब पता नहीं घर में है भी या बाहर है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? तभी उसका पति नशे की हालत में घर के अंदर आता है और उस पर चीखने चिल्लाने लगता है। ये क्या? तुम इतने नशे में घर के अंदर आए हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे और अब हमारे इस नवजात बच्चे को भी तुम्हारी कितनी जरूरत है। क्या करूं मैं? मेरा काम धंधा सब छूट गया है। तुम लोगों के बारे में इतना सोचूंगा तो अपने बारे में कब सोचूंगा? देखो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहीं से खाना ला दो। कैसी औरत है तू? पति को ही खाना लाने के लिए बोल रही है। अरे औरतें तो खुद खाना बनाती हैं और अपने पति को खिलाती हैं। क्या इस हालत में भी मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं? नशे में उसका पति वहीं पर ही गिर जाता है और सो जाता है। मधुमती हिम्मत करके रसोई में जाती है तो देखती है वहां सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब करे तो क्या करे। तभी वो घर से बाहर आकर पड़ोसन के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है। अरे तुम इस हालत में यहाँ पर? सब ठीक तो है ना मधुमती? बहुत तेज भूख लगी है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? जानती हूँ तेरा पति तो शराब पीकर पड़ा होगा, उसे तो कमाना धमाना कुछ है नहीं। तो रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर वो एक थाली में मधुमती के लिए खाना ले आती है। खाना खाने के बाद मधुमती को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो अपने बेटे को दूध पिलाती है और अपने पति को लगातार आवाज देती है, लेकिन उसका पति टस से मस नहीं हो रहा था। वो हिम्मत करके अपने पति को उठाने की कोशिश करती है तो देखती है उसका शरीर ठंडा पड़ा है। मधुमती रोने लगती है। मधुमती के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं और देखते हैं कि मधुमती का पति तो मर चुका है। मधुमती को कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों ने देखा भाला,
लेकिन उसके बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और वो भूखी प्यासी अपने बेटे को देखती। खाना ना मिलने की वजह से मधुमती बच्चे को दूध पिलाने में भी असमर्थ हो गई। मेरा बेटा भूख से बिलबिला रहा है, मुझे इसके लिए दूध लाना ही होगा। फिर वो एक बर्तन उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। छुपते छुपाते वो कई घरों में जाकर देखती है। फिर एक घर के बाहर आंगन में उसे दूध गर्म होते हुए दिखाई देता है। वो दबे पांव वहां जाती है और बर्तन में दूध निकाल कर ले आती है। मैं दूध ले आई, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। मधुमती दूध ठंडा करके बच्चे को दूध पिलाती है। पेट भरकर दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ी देर के लिए सो जाता है। मधुमती को भी भूख लगी थी। वो पड़ोसी के घर जाती है। वो 2 रोटी मधुमती को दे देता है। खाना खाने के बाद मधुमती के दिमाग में अपने पड़ोसी की बात ही चल रही थी कि तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, कोई काम करो। अजीब लोग हैं, काम करने का मशवरा देते हैं और जब मैं काम मांगती हूँ तो कोई भी काम नहीं देता। सब कहते हैं कि काम है ही नहीं, फिर मैं क्या करूं, चोरी करूं? तभी मधुमती चोरी करने की ठान लेती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह फिर मधुमती छुपते छुपाते उस घर जाती है जहां उसने कल दूध लिया था। वो देखती है कि एक औरत चूल्हे पर दूध चढ़ा रही है। वो दूध चढ़ाकर जैसे ही अंदर जाती है, मधुमती बर्तन भरकर दूध वहां से ले आती है। उसके जाने के बाद, अरे पतीले का मुंह तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, दूध कहाँ गया? वो इधर उधर देखती है लेकिन कहीं कोई नहीं था और मधुमती दूध लाकर अपने बेटे को पिलाती है। इसी तरह कई बारी मधुमती वहां से दूध चोरी कर लाती है और अपने बेटे को पिलाती है। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी उसे एक घर के बाहर छोटे बच्चे के सुंदर कपड़े सूखते हुए दिखाई दिए। वो इधर उधर देखती है और फिर वहां से 2-4 जोड़ी कपड़े उठा लेती है। जानती हूँ भगवान, मैं चोरी करती हूँ, ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे इस गरीब बच्चे के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मधुमती बहुत दिनों बाद अपने बेटे के कपड़े बदलती है। आज वो अपने बेटे को सुंदर कपड़े पहनाती है कि तभी उसकी पड़ोसन वहां आती है। मधुमती, मेरे पति आने वाले हैं, लेकिन मुझे बाजार से सब्जी लानी है। क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे घर को देख सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी इतनी सहायता करती हो, क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकती? वो अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोसन के घर चली जाती है। कुछ ही देर में मधुमती सारे घर को छान देती है। वो एक जगह देखती है, कुछ पैसे रखे हैं। वो उनमें से आधे पैसे उठा लेती है। तभी पड़ोसन का पति वहां आ जाता है। मधुमती उससे बोलती है कि आपकी पत्नी अभी आने वाली है। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। इतने पैसे हैं कि मैं इससे अपने लिए थोड़ा बहुत राशन पानी ला सकती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं लाऊंगी, वरना पड़ोसन को शक हो जाएगा। अगले दिन मधुमती उन पैसों से थोड़ा सा राशन खरीद कर ले आती है। आते समय वो उस औरत की बातें सुनती है जिसके घर से वो दूध चुराती थी। पता नहीं कौन इतनी ताक में बैठा रहता है, जैसे ही दूध चढ़ाती हूँ तभी दूध चोरी हो जाता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, मैंने अपने चूल्हे के ऊपर लोहे की जाली लगा दी है। अरे, तुमने तो अपने दिमाग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, अब तो चोर की हिम्मत ही नहीं होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? बच्चे के लिए दूध तो मैं यहीं से लेकर जा रही थी। कितने चालाक लोग हैं, देखो तो, जाली लगाकर ताला लगा दिया। इसी तरह गांव के सभी घरों में छोटी मोटी चोरी करके मधुमती जैसे तैसे अपना और अपने गरीब बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। उसका बेटा अब 11 महीने का हो चुका था। एक दिन, अब तो मुन्ना काफी बड़ा हो गया है,
लगता है गांव के कुछ अमीर घरों में जाकर काम मांगूंगी तो मिल जाएगा। ये सोचकर मधुमती एक ठाकुर के यहाँ जाती है। वो उसे काम नहीं देता। फिर वो दूसरे अमीर आदमी के पास जाती है। वो भी उसे काम नहीं देता। फिर वो एक सरपंच के यहाँ जाती है और सरपंच उस पर दया करके उसे बर्तन मांजने की नौकरी दे देता है। सरपंच की रसोई में एक रसोइया था और अब मधुमती भी वहां पर बर्तन मांजने का काम करने लगी। एक दिन जब रसोइया रसोई में नहीं था तो मधुमती ने वहां पर रखी हुई मिठाई खा ली और अपने बेटे को भी खिला दी। अरे यहाँ पर 4 बर्फी रखी थी, अब यहाँ पर 2 ही बर्फी हैं। मधुमती, तुमने बर्फी खाई है क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मेरे को आए हुए यहाँ पर अभी 4 दिन हुए हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती और मेरा तो ध्यान भी नहीं गया कि वहां पर बर्फी रखी थी। अब हो सकता है कोई बिल्ली आकर खा गई हो। रसोइया मधुमती की बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन अब रसोई से कुछ न कुछ गायब हो जाता और रसोइये का सारा शक मधुमती पर ही जाता। वो ये बात सरपंच को बता देता है। सरपंच मधुमती के जाने के बाद रसोई में कैमरा लगा देता है और फिर वो देखते हैं कि मधुमती बहुत सारी चीजें चुरा चुरा कर एक थैले में रख लेती है और घर चली जाती है। हे भगवान, कैसी चोर है! सुनो जी, देख क्या रहे हो? अभी बुलाओ और उसे नौकरी से निकाल दो। नहीं, मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं इस गांव का सरपंच हूं और यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये चोरी कर रही है तो इसमें इसके कसूर से ज्यादा हम लोगों का कसूर है। शायद हमने इसके दर्द को समझा नहीं। हो सकता है इसने लोगों के घरों में भी चोरी की हो। फिर तुम क्या करोगे? इसे जाने दोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं करूंगा। कल मैं मधुमती से बात करूंगा। अगले दिन जब मधुमती आती है तो सरपंच उसे अपने लैपटॉप पर मधुमती को चोरी करते हुए दिखाता है। अपने आप को चोरी करते हुए देखकर मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो सरपंच के पैर पकड़कर रोने लगती है। रो मत मधुमती, और मुझे बता आखिर तूने चोरी क्यों की? सरपंच जी, आपको तो पता ही है, मेरे बेटे के जन्म लेने के दूसरे दिन ही इसके पिता शराब पीकर गुजर गए। कुछ दिन लोगों ने देखभाल की, लेकिन उसके बाद सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। मैं किसी से कुछ मांगती तो सब मुझे खूब सुनाते कि तुम्हें काम करना चाहिए, और जब मैं काम के लिए बोलती तो कहते कि काम नहीं है। भूख प्यास के कारण मैं अपने बेटे को दूध पिलाने में भी असमर्थ हो गई। तब मैंने पहली बार अपने बेटे के लिए दूध की चोरी। फिर दूध वाली ने भी उस पर ताला लगा दिया। सब मेरे हालात पर हंस रहे थे, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। बस तभी मैंने ठान लिया कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए चोरी करूंगी। चोरी करना गलत बात है। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। देखो, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है। तुमने इसके सामने ही चोरी की है। ये भी तुम्हें देख देख कर एक दिन चोर बन जाएगा। ये तो तुम अच्छा नहीं कर रही हो मधुमती। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें काम नहीं मिला, इसीलिए तुम्हें ये करना पड़ा, लेकिन इस मजबूरी को छोड़ दो और मेरे पास ईमानदारी से काम करो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जानते बूझते चोर को नौकरी दे रहे हो? मुझे लगता है मधुमती ने अपने आप को चोरी करते हुए देखा है, इसीलिए अब वो कभी चोरी नहीं करेगी। लेकिन अगर आज मैंने उसे निकाल दिया तो एक दिन मधुमती के साथ साथ उसका बेटा भी चोर बन जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि एक और चोर इस गांव में बने। सरपंच जी, मैं भी वादा करती हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी और ईमानदारी से अपने बच्चे का और अपना पेट पालूंगी। और फिर मधुमती ईमानदारी से काम करने लगी